नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हमारे साथ है विवेक रंजन अग्निहोत्री। कई लोग ये मानते हैं कि विवेक रंजन अग्निहोत्री एक बहुत साहसी फिल्मकार है। वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो समाज को झकझोरती है, इतिहास का आईना बनती है। वहीं इस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो ये मानता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री जितनी भी फिल्में बनाते हैं वो विवाद पैदा करने के लिए बनाते हैं या देश में धर्म के आधार पर बंटवारा बढ़ाने के लिए करते हैं। आज सबसे कैंडिड कॉन्वर्सेशन में विवेक रंजन अग्निहोत्री, जब आप अपनी तीसरी फिल्म फाइल्स वाली ला रहे हैं, ये ट्रिलॉजी हम मान रहे हैं जिसमें ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और उसके बाद अब बंगाल फाइल्स, आपका मकसद क्या है? जो हमें समझ में आया ये बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे और नौखाली के जो हिंसा थी उस पर ये फिल्म आपने बनाई है, क्यों बना रहे हैं? क्या मकसद क्या है आपका इस फिल्म को बनाने में? कोई आदमी जो करता है, एक फिल्म बनाता है, उसका मकसद ये होता है कि किसी तरह की जो समाज के जो कई पहलू ऐसे हैं जो आप जनरली एनकाउंटर नहीं कर सकते, उस दुनिया में आप जा नहीं सकते, तो उस दुनिया में ले जाने के लिए सिनेमा बनाया जाता है, नॉवेल बनाया जाता है। पर आपने जैसा मुझसे अभी बोला कि मैं विवाद क्यों खड़ा होता है, पर मेरा वो मकसद है कि विवाद खड़ा हो। इस देश में कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको दबा दिया गया है, जिनको टैबू बना दिया गया है, उन पर कोई डिस्कशन नहीं करता है और उसके कारण एक बहुत बड़ा समुदाय ग्रुप होता है जो कि सफ़र करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दलितों की समस्या थी, वो उसको दबा दिया गया था, उस पर डिस्कशन नहीं होता था, पर आजकल होता है। महिलाओं की समस्याएं थी, महिलाओं के हाइजीन की समस्याएं थी, जिन पे मैंने विस्पर का ऐड लॉन्च किया था जैसे बहुत साल पहले। तो आपको पता है 90% लोगों ने कहा था कि इसका ऐड नहीं बनना चाहिए, लेकिन समझिए नहीं बनता तो, और जब वो आया था तो इतना उस पर डिस्कशन और डिबेट हुई थी, इतने लोग आउटरेजियस हो गए थे। तो कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टैबू सब्जेक्ट्स होते हैं और कलाकार का काम ही यही है कि उन सब्जेक्ट्स पे बात करे। तो मैं चाहता हूँ मेरी सब फिल्म पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो। ये जो मुद्दा है बंगाल का, डायरेक्ट एक्शन डे का और इलीगल इमिग्रेशन का, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफी चेंज का, इस पर कोई बात नहीं करता है, इसको दबा दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ इस पर डिस्कशन हो और अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन निकले। और जहाँ तक धर्म की बात है, आपने कहा धर्म में बंटवारा जो है वो तो ऑलरेडी है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो नहीं देश का बंटवारा किया था, मैंने तो नहीं बम्बई में बम चलाए थे, मैंने तो नहीं ताजमहल होटल पे बम चलाए थे और वीटी स्टेशन में, मैंने तो नहीं अभी पहलगाम पे ये किया है, मैंने तो नहीं मुर्शिदाबाद की राइट्स की। ये सब हो रहा है सामने, जैसे आप रिपोर्ट करती हैं तो आप उसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड वाइट में रिपोर्ट करती हैं और मैं जो हूँ उसके नुआंस स्टोरी टेलिंग की तरह से रिपोर्ट करता हूँ। हम में और आप में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पर आप क्रिएटिव फ्रीडम आपने कितनी ली है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स एज इट इज कितना है? तो इस फिल्म में जो पूरा पास्ट है, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% है फिल्म में, वो तो वर्ल्ड के किसी भी हिस्टोरियन को चैलेंज करता हूँ। ये पूरा सीबीएफसी को जो मैंने एक एक शॉट, एक एक सीन का रिसर्च दिया है, एक एक चीज, एक एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर है, एक एक रिपोर्ट। सबसे इंट्रीगिंग पार्ट क्या थी? मतलब कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसने आपको एज अ फिल्म मेकर छुआ होगा कि भाई इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए, ये बात लोगों को शॉक करेगी। इस रिसर्च में जो कई पन्नों की दिख रही है, सबसे शॉकिंग पार्ट क्या है जिसने आपको एज अ फिल्म मेकर टच किया और आपको लगा ये फिल्म बनाते हैं भाई, ऑडियंस को ये फिल्म शॉक करेगी? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे हमने जो सर्वाइवर्स थे डायरेक्ट एक्शन डे के, उनके जब हमने वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करने शुरू किए 1946 के सर्वाइवर्स, डायरेक्ट एक्शन डे के और नोआखली के, तो इनको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ा। मैं आपको एक इंटरव्यू जो था जिसने मुझे हिला के रख दिया, और ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर जीबी मजूमदार का है, वेस्ट बंगाल के, बहुत बुजुर्ग हैं। मतलब कई तो ऐसे लोग थे उनको उठा उठा के बैठालना पड़ता था, कुछ को डिमेंशिया भी था, कुछ लोग आधे घंटे में 10 ही शब्द बोल पाते थे बड़ी मुश्किल से कोशिश करके। आपको मैं इसको इंग्लिश में लिखा है, यहाँ आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। इंग्लिश में पढ़ दूँ कि हिंदी में पढ़ूँ? कोशिश कीजिए कि हिंदी में। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये हुआ वहाँ पे राजा बाजार एरिया का इनने बताया, डायरेक्ट एक्शन डे की बात, जी हाँ, यूनिवर्सिटी थ्रू राजा बाजार एरिया का है, और जो ये बुचर शॉप्स होती हैं जिनमें खूंटे में बकरे लटके रहते हैं, वहाँ पे ट्रक आए। वहाँ पे ट्रक जब खुला तो कई सारी 100 औरतें गिरी, वहाँ पे हिंदू औरतें गिरी, उनकी लाशें, और जो नग्न थीं, जिनका ऑब्वियसली रेप हुआ था, और उसमें जिन औरतों के बिंदी लगी थी, जूते से उन लोगों ने, मुस्लिम गार्ड के लोगों ने, मुस्लिम लीग जो यंग यूथ विंग को मुस्लिम लीग गार्ड बोलते थे, उसे जूते से उसको मिटाया और उन सारी महिलाओं को उन खूंटों पे लटका दिया। और उस दिन ये पूरा बाजार जो है उन नग्न हिंदू महिलाओं से लटका हुआ था। ये जीवी मजूमदार साहब का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, और ये फिर बाद में मैंने डाला था, ये सोशल मीडिया में भी मैंने डाला था। तो ये
इस और एक और इंसिडेंट था जो फिल्म में हमने शूट भी किया था, अमेरिका में दिखाया, पर अभी मैंने निकाल दिया फॉर द टाइमिंग, कि जो इन्हीं लाशों में ट्रक में सिर्फ एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। और जब वो गए वहाँ पे, तो वो जो छोटा 2-3 महीने का बच्चा था वो माँ का दूध पी रहा था, माँ मर चुकी थी। और जब तक वो लोग उसे बचाने गए, गिद्ध और चील आए और उसको उठा के ले गए, बच्चे को, जिंदा बच्चे को। ये दर्दनाक कहानी है। लाशों से पूरा कलकत्ता भरा हुआ था, पूरा कलकत्ता, और गिद्ध और चील थे। आप अभी कोई भी सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे टाइप करिए, इमेजेस में जाइए, आपको सबसे पहले वही इमेजेस दिखेंगी। और ये टाइम मैगजीन की है, टाइम और लाइफ मैगजीन की। मार्गरेट एक फोटोग्राफर थी, उसने खींची थी। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि इंडियन न्यूज़पेपर का है तो फेक हो सकता है। सो इतना बुरा हाल था। 2 दिन में 40,000 लोगों को मारा गया। उतने ही लोग हुगली में कूद के मर गए। महीनों तक धुआं भरा हुआ था और गिद्ध और चील थे। लाशों की बदबू आ रही थी। मालूम क्यों? क्योंकि जो लोग चिताओं में जलाते हैं लाशें, उन तक को मार डाला गया था। ये भारत का सत्य है। तो मुझे जिस बात ने दहलाया वो ये थी कि कोई ऐसा जीव बच्चा दुनिया में नहीं है जो कि होलोकॉस्ट नहीं जानता। आपको एक भी ब्लैक बच्चा वर्ल्ड में नहीं मिलेगा किसी भी कोने में जो स्लेवरी के बारे में नहीं जानता। एक जापानीज़ बच्चा नहीं मिलेगा जो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में नहीं जानता। और ये सब 45-46 की दास्तानें हैं। हमारा भी 46 में हुआ। हमारे बच्चों को ये बात क्यों नहीं पता? मैं जिससे पूछता हूँ किसी को पता ही नहीं है कि ऐसा कभी हुआ था। आप भी हतप्रभ हैं सुन के। ये डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली के बारे में लोग पढ़ते हैं, लेकिन इतनी बारीकी शायद लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन हुआ होगा। हाँ, मतलब जो हुआ था, हिंसा हुई, इतने लोग मारे गए, लोग को पता रहता है। लेकिन वो कहेंगे कि ये विवेक अग्निहोत्री घाव कुरेदने के लिए फिल्म बनाते हैं। इनका एक ही मकसद रहता है। अभी पहलगांव में, वैसे ही देश पहलगांव के आतंकी हमले में जहां धर्म पूछकर मारा गया था, उससे पहले ही लोग सोच रहे हैं कि अलग अलग बटे हैं। अब ये आगे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी पुराने घाव फिर से कुरेदेंगे, बताएंगे कि देखो मुस्लिम्स ने क्या किया हिंदुओं के खिलाफ। देखिए, घाव को अगर ठीक नहीं किया जाए तो जख्म बन जाता है, फिर नासूर बन जाता है। राइट। सवाल ये है कि एक जनरेशनल ट्रोमा है। मैं आपसे, अगर समझिए आपके परिवार की कोई, आपके दादाजी की कोई एक स्टोरी आपको पता ही नहीं है, सडनली कोई कहीं से ढूंढ के उनका एल्बम ले आए और जिससे आपको ये पता चले कि क्या उनका त्याग, तपस्या, क्या बलिदान उनने दिया, क्या दर्द और पीड़ा उनने महसूस की है, तब आप यहाँ खड़ी हैं जहाँ खड़ी हैं। तो अगर कोई ये ले आए तो उससे क्या होगा? आपका जो एक जनरेशनल ट्रॉमा फैमिली का है वो हील होगा, ना कि ये कि अरे पुराना एल्बम क्यों दिखा रहे हो भाई, हमें नहीं जानना ये चीज़। ये तो कोई बात नहीं हुई। जो हिस्ट्री नहीं जानते, जो राष्ट्र, उनका यही हाल होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हम जब तक इस टैबू सब्जेक्ट को एड्रेस नहीं करेंगे, हमारी जनरेशंस, दे विल नॉट फील प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, दे विल नॉट हील। 1200 साल का इतिहास है हमारा प्रताड़ना और गुलामी का। विश्व में कोई और ऐसा ग्रुप नहीं है, सिर्फ हिंदू कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड में जिसको माइनॉरिटी ने 1200 साल तक प्रताड़ित किया है। विवेक जी, आपकी बातों में कितना भी दम, एक नैरेटिव तो आपके खिलाफ बनता है। और उस नैरेटिव में क्या कहा जाता है कि देखो भाई, विवेक रंजन अग्निहोत्री जी आज ऐसा बता रहे हैं और इससे जो हमारे देश के मुस्लिम हैं वो विलेनाइज होते हैं। मतलब एक पूरा नैरेटिव उनके खिलाफ बनता है। देखिए, नैरेटिव की चिंता करते तो फिर अंग्रेजों ने भगत सिंह के खिलाफ इतना बुरा नैरेटिव बना रखा था। श्री अरबिंदो जिन्होंने पूरा क्रांति लाई बंगाल, 1905 में जब बंगाल डिवाइड हुआ था, श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम नाम का न्यूज़पेपर निकाला, क्रांति ला दी कि जोड़ना पड़ा वापस हिंदू बंगाल, मुस्लिम बंगाल उन्हें डिवाइड किया था अंग्रेजों ने, जोड़ना पड़ा उनको, जेल में डाल दिया उनको, बोल दिया निकाल दिया बंगाल से, जाके पौंडीचेरी में बसे। तो ऐसे अगर करने जाएंगे तो गांधी जी के खिलाफ साउथ अफ्रीका में क्या नैरेटिव था? ऐसा जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट बनाई होलोकॉस्ट के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी विद्रोह हुआ। तो ये इससे अगर डर, आपके तो अपनी इंडस्ट्री वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मेरी कह कोई रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं है। हाइपर पॉलिटिकल आप फिल्में बनाते हैं। जॉन अब्राहम ने आज तक कोई एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये हाइपर पॉलिटिकलिज्म को, पॉलिटिकल एटीट्यूड को खुश करने के लिए मैं ना कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाऊंगा, ना मैं छावा जैसी फिल्म। तो देखिए, अगर देश में हाइपर बॉडी बनाना अलाउड है तो हाइपर पॉलिटिकल फिल्में बनाना भी अलाउड होना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। वो ठीक है, मैंने पहले ही बोला वो प्रोटीन पे फोकस करें, ये इस मामले को छोड़ दें, ये उनका वो गलत लाइन में आ गए। दूसरी बात यह है कि हाइपर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर भारत का कब नहीं रहा? पार्टीशन तो उसी वजह से हुआ है। कब नहीं रहा? जब पंजाब में टेररिज्म था तब नहीं रहा, कश्मीर में था तब नहीं रहा क्या? इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ तब नहीं रहा क्या? राजीव गांधी जी का मर्डर हुआ तब नहीं हुआ क्या? बाबरी मस्जिद के वक्त नहीं रहा क्या? बम्बई अटैक के वक्त नहीं रहा? कौन सा ऐसा, अभी मुर्शिदाबाद में राइट्स हुए तब नहीं हुआ था क्या? पहलगाम के कारण ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे देश इतना यंग देश है, 78 साल की आज़ादी है, उसमें हम 4-5 तो वॉर लड़ चुके हैं, कब नहीं रहा मुझे बताइए आप?
इस फिल्म में आपने ममता बनर्जी को भी टारगेट किया है क्या? नहीं, ममता बनर्जी जी का इससे क्या लेना देना है? आज के बंगाल में क्या हो रहा है? आज के बंगाल में जो हो रहा है उसको इसलिए किया तो है, इतने सालों से उनका शासन है तो उनको लग रहा होगा। देखिए- वहाँ तो आपकी फिल्म को तो नहीं हमारे ट्रेलर को तो रोका ही अभी उन्होंने। ट्रेलर को रोक दिया उन्होंने, और जो हंगामा हुआ हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया था, फिर से दिखा रहे थे। मैं अभी कार में ही मेरे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया था, वो बंगाल के। उनका ये कहना है कि अगर ये फिल्म बंगाल में रिलीज़ हुई तो ये ऐसा इतिहास बनाएगी कि लोग दंग रह जाएंगे, इतने बंगाली लोग इसे देखना चाहते हैं। पर उन्होंने ये भी बोला, लेकिन जो थिएटर ओनर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारे कांच टूट जाएंगे, हमारी सीटें फाड़ देंगे लोग आके, हम पे बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है, हम नहीं दिखाएंगे। तो पंगा लेते क्यों है? कभी ममता बनर्जी से, कभी कश्मीर में जाकर वहां पर क्यों आप? आपको कहते हैं बीजेपी के जितने लोग हैं वो तो आपसे बहुत खुश रहते हैं, ममता दी नाराज होती हैं क्योंकि आप वहाँ ऐसी फिल्म दिखाना चाहते हैं। अब उनके लिए तो ये ऑब्वियसली नहीं, तो बीजेपी के लोग मतलब क्या? मैं भी तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, तो क्या मैं गुनहगार हूँ क्या? यानी ये लांछन क्यों लगाया जाता है बीजेपी के लोग? ऐसे क्यों बोला जाता है भारतीय देश में कि बीजेपी के लोग का मतलब क्या है? ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जनरली सब बोलते हैं मुझसे कि बीजेपी, हाँ तो बीजेपी के लोग हमारी रूलिंग पार्टी है। कितने साल, 11 लगभग 70 साल तक इस देश में कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, अभी बीजेपी के लोग हैं, तो क्या उसमें गुनाह है? बंगाल में कम्युनिस्ट लोग होते थे। अच्छा ये बताइए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बंगाल की जो है ऑलमोस्ट वो सारी की सारी टीएमसी की मेंबर है, तो बोलो टीएमसी के लोग, मैं तो कभी ऐसा नहीं बोलता, मैं तो एक्टर को एक्टर बोलता हूँ, डायरेक्टर को डायरेक्टर बोलता हूँ। कोई क्रिकेटर अगर किसी पार्टी को सपोर्ट करता है तो ये थोड़ी बोल देते हैं ये इस पार्टी के लिए क्रिकेट खेल रहा है, ये तो अजीब बात है। तो बीजेपी के लोग मतलब कोई मैं गुनाह कर रहा हूँ? हाँ, मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे बेटर ऑल्टरनेटिव दीजिए, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। वो कहेंगे आप उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करने के लिए उनका फिल्में पॉलिटिकल बनाते हैं, एजेंडा क्योंकि बंगाल में चुनाव आने वाला है। नहीं, अरे चुनाव तो अप्रैल में, मैं मूर्ख हूँ, आपको इतना कुछ तो अकल, आपको बुलाया आपने तो लगता होगा कुछ तो इंटेलिजेंस है मुझ में। मुझे अगर रिलीज़ करना होता अंजना जी तो मैं जनवरी फरवरी में करता, आप बताइए। जनवरी फरवरी में करता, मैं अभी बिहार इलेक्शन के पहले क्यों करूँगा? भारत में कभी भी आप फिल्म रिलीज करिए, कोई ना कोई इलेक्शन चलता है। नेवर अगेन क्यों आपने लिखा है? वो बार बार मुझे ताक रहा है तो मुझे लगा मैं पूछ लूं। नेवर अगेन, नेवर अगेन, ये मैं आपके लिए भी गिफ्ट लाया हूँ, एक टी शर्ट, राइट? है क्या? नेवर अगेन टू जेनोसाइड, नेवर अगेन टू पार्टीशन, नेवर अगेन टू डिवीजन ऑफ इंडिया, नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू बैनिंग ऑफ अ ट्रेलर ऑफ एनी फिल्म मेकर, नॉट विवेक अग्निहोत्री। इस नेवर अगेन टू दीज काइंड ऑफ, जब तक हम इससे छुटकारा नहीं पाएंगे। ये नेवर अगेन स्लोगन एक्चुअली होलोकॉस्ट के बाद ज्यूज ने चालू किया था। मैं भी अमेरिका गया था, टी शर्ट पहनता था तो एयरपोर्ट में रोक के फोटो खिंचवाते थे लोग मेरे साथ। तो ये बहुत ही एक प्रोटेस्ट है मेरी, ये प्रोटेस्ट इस बात की है कि हम कब तक मेरी फिल्म का एक डायलॉग है कि 78 साल बाद भी हम आज उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं जिसके कारण पार्टीशन हुआ था। तो क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? और आज़ाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? हम पहलगांव हो रहा है हम बेबस क्यों हैं? मुर्शिदाबाद में हो रहा है हम बेबस क्यों हैं? तो क्या करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और वो तभी रुकेगा जब इस सब्जेक्ट पे खुल के कलाकार लोग बात करेंगे, जब इस पे फिल्में बनेंगी, नाटक बनेंगे, कविताएं लिखी जाएंगी। आपको उम्मीद है कोई कलाकार आपके साथ आएगा? अरे अगर आप टिपिकल बॉलीवुड की बात करें तो नहीं आएंगे वो लोग, डेफिनेटली वो कलाकार नहीं, वो बिजनेसमैन है सारे के सारे। कलाकार जो हैं वो इंडिपेंडेंट फिल्में बनाते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। ऑफ रिकॉर्ड है जो आपसे अच्छे से बात मतलब करता हो? ऑफ रिकॉर्ड तो सब खोल के ऑफ रिकॉर्ड तो हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू, लवली, वो सब लवलीज, ये दो दुनिया है, उसमें मत पड़िए, मत पड़िए उसमें, ये बहुत ही झूठी दुनिया है। पर उसमें मत पड़िए। लेकिन ये जो फिल्म है मैं बता रहा हूँ आपको, ये भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग। आप 5 सितंबर के बाद एक बार मुझसे फिर बात करिएगा, मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बताइएगा अगर भारत का नैरेटिव नहीं चेंज हुआ तो। भारत का नैरेटिव चेंज ये यूनाइट करेगा लोगों को, ये जोड़ेगा लोगों को, एक मुद्दे में जोड़ेगा। लोग ये कहेंगे कि बस नेवर अगेन टू कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन टू इलीगल इमिग्रेंट्स, नेवर अगेन टू डेमोग्राफी चेंज, नेवर अगेन टू सिनिस्टर पॉलिटिक्स, ये लोग बोलेंगे। बहुत सारी आपको शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि आपकी फिल्म जो पिछली थी द कश्मीर फाइल्स, उसको नरगिस दत्त नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है जी। और पल्लवी जोशी जी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी जी। इसमें भी जो प्रोमोज दिख रहे हैं उसमें वो एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर में दिख रही हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा आप उनके कैरेक्टर के बारे में बताएं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कलकत्ता में था और हुगली के पास बैठा था, तो वहाँ पे ये फोटो लगी हुई थी, ये देखिए, ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे, उन्होंने 1905 में ये बनाई थी माँ भारती की फ़ोटो, राइट? माँ भारती की ये इकलौती ऐसी फ़ोटो है दुनिया में जिसमें 2 हेलोज़ हैं, दिख रहा है आपको? एक हेलो और दूसरा हेलो माँ सरस्वती का ही ये रीइंकारनेशन है। और उन्होंने वहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, हाथ में जो चारों चीज़ें हैं वो भी ये, बहुत हाँ, ये चारों, तो ये इसको पहले बोंग माता बोलते थे, पर इतनी ये पॉपुलर हो गई कि भारत माता बन गई, इसी से भारत माता निकली है। इसके पहले कॉन्सेप्ट नहीं था।
भारत माता का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम ह्यूमनाइज किया था किसी राष्ट्र को इस 1905 में, जब बंगाल को हिंदू मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम बंगाल में बांट दिया गया था। तो मैंने देखा इतनी पवित्रता, इतनी खूबसूरती, आप देखिए तो एक और यंग भी हैं इसमें। तो मैं ये सोच रहा था बैठ के कि हम हमेशा बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, और गर्व महसूस करते हैं, और भारत माता की जो छवि हमारे दिमाग में वो माँ काली माधुर एक खड़ी, लेकिन मैंने कहा अगर सच्ची में माँ भारती मेरे सामने आ जाए और मुझसे पूछे बेटा तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं क्या बोलूँगा। एक दंडित खंडित बुढ़ी औरत जिसके रिंकल्स पड़ गए हैं, जिसको इतनी प्रताड़ना हुई है, जिसको सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन को तोड़ दिया गया, एक 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तक्षशिला जो एक हिंदू यूनिवर्सिटी थी, जो एक भारत की अपनी देन थी दुनिया को, आज वो पाकिस्तान में। कैन यू बिलीव इट? तक्षशिला। तो जब इतना सारा, इतना खंडित किया गया है इसको, जितनी पीड़ा, वेदना, दर्द, संघर्ष माँ भारती ने सहा है, मुझे नहीं लगता कोई और सह सकता, अगर हम मेटाफोरिकली ह्यूमनाइज करें तो मैंने कहा ये माँ भारती की कहानी होनी चाहिए। तो ये पूरी फिल्म माँ भारती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसने देखा, जो पीड़ा उसने महसूस की, जो दर्द महसूस किया, और वो क्या कहना चाहती है अपने बच्चों से, अल्टीमेटली जब फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा। अब ये रोल कौन करता, ठीक है, जो बुजुर्ग औरतें थी वो नहीं, फैमिली नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों, पर ये जो रोल पल्लवी ने किया है, ट्रेलर में दिखाया नहीं मैंने जानबूझ के ज्यादा, ये हाँ सिर्फ एक झलक लास्ट में, पर जो पल्लवी ने किया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा रोल कभी हिंदी सिनेमा में किसी ने किया होगा कभी आज। तो मैं चैलेंज काफी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, हाइप नहीं कर रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। सत्य से हाइप क्रिएट होती है तो अच्छा है, बुरी बात नहीं है। रिलीज हो पाएगी बाकी जगहों पे, और मुझे लगता है कि बंगाल में तो बहुत मुश्किल है आपके। नहीं, देखिए उसमें 2 पहलू हैं। हाँ। जिन लोगों ने देखिए आम आदमी या कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिकल पार्टी विरोध करे, मैं समझता हूँ, कितनी फिल्मों का विरोध होता है हिंदुस्तान में, हर फिल्म का ही होता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, भारत के संविधान की ओथ ली है कि वो मेरी फ्री स्पीच की, मेरे राइट्स की प्रोटेक्शन की उनने ली है, अगर वो कहें कि इससे दंगा भड़क सकता है, तब आपका क्या जवाब होगा कि अब विवेक अग्निहोत्री ने एक मुस्लिम विरोधी फिल्म बनाई है, लोग उत्तेजित होंगे, अगर ये कहा जाता है वो लोग उत्तेजित हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना उनका काम है ना। मुझे बताइए, वंदे मातरम कहने से कोई कैसे उत्तेजित हो सकता है? मुस्लिम लीग का आदमी हो सकता है। डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, नोआखली हिंदू का जेनोसाइड हुआ, गांधी जी तक ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसकी हेडलाइन है, गांधी जी ने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, ये गांधी जी ने बोला है। तो जहां ये हाल हो गया था, आपने शिंडलर्स लिस्ट में देखा होगा होलोकॉस्ट में कैसे गैस चेंबर्स बनाए जाते थे और उसमें महिलाओं को, बच्चों को, औरतों को मारा जाता था। तो कलकत्ता की सड़कों में उबलते पानी में छोटे बच्चों को डाल के मारा गया है, राइट। कॉटन मिल में 1000 हिंदुओं को शरण दी गई थी, शरणार्थी थे, उनको बाहर से जला दिया गया, वो बाहर भी नहीं निकल पाए, सांस नहीं ले पाए। राजेंद्र लाल रॉय चौधरी के घर में 400 हिंदू थे, उनको एक रात में मार डाला गया। इतना नरसंहार जो हुआ है बंगाल में, उस दर्द और उस पीड़ा की कहानी को कहने में किसको उत्तेजना हो सकती है? अगर वो पाकिस्तान और मुस्लिम लीग का है तो ही हो सकती है। कौन ऐसा है जो कि हिंदू हिस्ट्री को दबाना चाहेगा? हिंदुस्तान के मुसलमान तो नहीं दबाना चाहेंगे, क्यों दबाना चाहेंगे? जर्मन लोगों ने तो नहीं शिंडलर्स लिस्ट को दबाना चाहा। ठीक है, कई बार जो दर्द होते हैं उनको एड्रेस करने से हीलिंग चालू होती है, कई बार नहीं, हमेशा ही। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाए तो यही बोलेगा, अच्छा तुम मुझे जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, दर्द हैं, खुल के बताओ। सबसे पहली स्टेप वो है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, चाहे वो मैरिटल। मैच्योर है हमारा डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको बंगाल में विरोध हो रहा है। नहीं है, कई जगहों पर है, आपको लग रहा है? बिल्कुल है। मतलब जो हिंदू भी देखेंगे, कई चीजें, कई बार कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कई बार चीजें जानकर जब ये इस तरह की चीजें देखते हैं, अगर आप कह भी रहे हैं इस वक्त तो मैं सिहर रही हूँ, लोगों के लिए कितना असर होता है उसका, उसकी गारंटी कौन लेगा? मैंने अमेरिका में ये फिल्म दिखाई, अभी 4-5 हज़ार लोगों ने देखी, 12 स्क्रीनिंग्स हुई थी, उसमें बंगाली भी भर भर के आए, उसमें जेन जी के ज़्यादातर, मैक्सिमम तो शुरू में नहीं आ रहे थे, पर धीरे धीरे खबर फैली तो यंग बच्चे बहुत आने चालू हुए। 14 साल वहाँ दिखा सकते हैं, 14 साल के ऊपर, 14 साल के ऊपर के बच्चे, 14 से 21-22 साल के, यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड के बच्चे आए, रटगर्स यूनिवर्सिटी के आए। आप यकीन नहीं करेंगी, ऑल ऑफ देम सेड कि हम आए थे कुछ और बाहर निकल रहे हैं कुछ और। कहते हैं हमने कभी इतनी एम्पैथी नहीं फील करी इंडिया को लेके, और हमने कभी इंडिया को लेके इस दृष्टिकोण से ही नहीं सोचा कि ये एक मात्र ऐसी ह्यूमैनिटी है, एक मात्र ऐसी सोसाइटी है जिसका इतना परसिक्यूशन हुआ है। सडनली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया इनको देखने का।
अब हम उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे तुम अमेरिका जैसे क्यों नहीं हो। नाउ वी अंडरस्टैंड कि इनको थोड़ा टाइम दो, लेट देम ब्रीथ। जैसा महिलाओं के बारे में लोग सोचते हैं, जैसा दलित जो भी परसिक्यूटेड या ब्लैक्स के बारे में कि हाँ भाई इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, थोड़ा इनको सांस लेने दो। दैट्स हाउ दे आर लुकिंग। तो ये परसेप्शन चेंज किया इंडिया का। जो बंगाली हिंदू थे, आप मेरे ट्रेलर के नीचे जाके हज़ारों कमेंट्स हैं, आप कोई भी पढ़ ले जाके, सब में एक ही बात लिखी है कि मैं बंगाली हिंदू हूँ, मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था, मेरी दादी जी के साथ ऐसा हुआ था। निकल निकल के कहाँ से लोग अपने अपने किस्से बयान कर रहे हैं। तो मैंने एक आउटलेट दिया है लोगों को अपना दर्द शेयर करने के लिए। और एज अ फिल्म मेकर मेरा काम स्टोरी बताना है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो हमने अपॉइंट कर रखी है ना सरकार बंगाल में, तो वो रोके। चैलेंज कर रहे हैं आप ममता जी? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं चैलेंज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हैं, विनती नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा अधिकार एज अ सिटीजन कि उनको अपॉइंट किया है। विनती क्या, नौकर थोड़ी किसी के कि हम हाथ जोड़ के उनसे किसी से बोल रहे हैं मालिक और माई बाप, वो नहीं है। मैं एक सिटीजन हूँ, हमने उनको अपॉइंट किया है, उनका ड्यूटी है, उनका ये धर्म है, उनका मौलिक और नैतिक ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें सबको। लेकिन वो लोग फेल होते हैं प्रोटेक्ट। जब हमारे ट्रेलर को, आपको बताता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हमारे ट्रेलर को जब वहाँ पे रोका गया, पुलिस ने जिस भी कारण से किया, प्राइवेट होटल में आके, तो वहाँ पे कई सारे अननोन फेसेस और लोग आ गए। मुझे पता चला वो किसी पार्टी को बिलोंग करते थे, जो भी थे, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूँ, पर बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो इनवाइटेड नहीं थे। सिर्फ 200 मीडिया के लोगों को इन्वाइट किया था, एक भी आउटसाइडर को इन्वाइट नहीं किया था। तो नॉन मीडिया के लोग भी आ गए। तो जब स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो गई, वो पुलिस वहीं खड़ी थी। मीडिया के, मैं आपको अभी इसके बाद मैसेजेस दिखाता हूँ, मीडिया की लड़कियों ने मुझे भेजे मैसेज कि सर मेरा ये हो गया, मेरा पाँव पे वो कर दिया, किसी ने मुझे धक्का दे दिया। पल्लवी ऐसी फंस गई थी, मेरे वीडियो सारे हैं एयर पे, मैं आपको मैं कैसे उसको निकाल के लाया हूँ। वो पुलिस खड़ी देख रही थी। क्या महिलाओं को, आदमियों को चलो छोड़ दो, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? स्टैम्पीड की सिचुएशन को रोकना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? तो जब अराजकता होगी तो मैं एज अ सिटीजन मैं यही कहूँगा कि आप इसको रोकिए। एक आखिरी सवाल चलते चलते, फिल्म के लिए आपको शुभकामनाएं। 5 सितंबर को ये रिलीज हो रही है और जनता तय करेगी कि क्या वो सच मानते हैं, दूसरा मानते हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि मकसद क्या है आपका फिल्म बनाने का? अब आप ताशकंद फाइल्स आपने बनाई, कश्मीर फाइल्स बनाई, अब आप बंगाल फाइल्स बना रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? कश्मीर फाइल्स आपने बनाई, कितने कश्मीरियों का उससे भला होगा? कितने जो कश्मीरी पंडित्स थे उनको वापस वहां जाकर रहने के लिए लोगों की मानसिकता बदल गई, या क्या परिवर्तन इस देश की सोच में हो गया आपकी फिल्म के जरिए कि सब कुछ बदल गया, उनके लिए सब अच्छा हो गया, गुलाबी हो गया? कुछ नहीं हुआ। आप पहली पत्रकार हैं जिसने ये सवाल मुझसे पूछा है ईमानदारी से, मैं ईमानदारी से जवाब दूं? हाँ, ठीक है। ये हुआ, यासीन मलिक जेल में है, राइट। सरकार ने ट्रिब्यूनल खोला कि कश्मीरी पंडित आके अपनी दास्तान वहाँ बता सकते हैं। जो एयरफोर्स ऑफिसर्स पे अटैक हुआ था, जो यासीन मलिक ने किया था, और वो मामला बंद हो गया था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उसको सुओ मोटो फिर से खोल दिया है। चौथी बात, पल्लवी एक बात हमेशा बोलती थी, लोग कहते थे कश्मीरी पंडितों के दर्द की कहानी है, पल्लवी कहती थी नहीं, ये भारतवासियों की कहानी है, उनको अलग मत करो अपने से, राइट। जो उन पे बीती है वो हम पे भी बीत सकती है। तो लोग उसको समझते नहीं थे इस बात को। अब जब पहलगांव में अटैक हुआ, उसमें तो एक भी कश्मीरी पंडित नहीं मरा, उसमें तो मरने वाले कर्नाटक, बंगाल, गुजरात, अलग अलग प्रदेशों के थे, राइट। तो समस्या भारत की थी। चौथी बात, आप किसी भी कश्मीरी पंडित से मिल लीजिए, आपके ऑफिस में भी काम करते होंगे, उनसे पूछ लीजिए उन पे क्या हुआ उसका असर क्या हुआ। सब। मुझे तो ईमेल भरे, गिरजा टिक्कू की फैमिली ने मुझे ईमेल भेजा कि उनकी बहन भाइयों ने कि वी हैव स्टार्टेड हीलिंग नाउ। एक उस कश्मीर जेनोसाइड को आज पूरे वर्ल्ड में लोगों ने रिकग्नाइज किया। जो फ्री कश्मीर के नारे लगते थे अब नहीं लगते हैं। पहलगांव में जिस तरह से लोग यूनाइट हुए उसको लेके, इसके पहले कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कब यूनाइट हुए इतने इंडियंस? तो उसने एक अवेयरनेस क्रिएट की। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करना, अगर मैं हाथ जोड़ के सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं वो काम करूँ जो कि राजनेताओं का मेरा काम नहीं है, वो किसी और का काम है। मेरा काम स्टोरी टेलर का है। इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद ना करें। मेरी उम्मीद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना। और ये फिल्म जो है, भारत का पार्टीशन को लेके जितनी मिथ्याएं हैं, पहली बात तो बॉलीवुड ने एक मिथ्या ये क्रिएट कर दी कि भारत का पार्टीशन सारा पंजाब की तरफ हुआ। सब ऐसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। भारत के फिल्में उधर की बनी सर, क्योंकि आज़ादी के बाद सारे पंजाब से ही आए थे ना, देवानंद साहब, राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और सारे डायरेक्टर्स वगैरह, तो उन्होंने वहीं की कहानियाँ लिख दी। लेकिन उसका जो कुरुक्षेत्र था, जिस कारण से भारत पार्टीशन हुआ, वो बंगाल है। अगर डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली जेनोसाइड नहीं होता तो पार्टीशन भी नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1962 या 63 में एक फॉरेन के कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा कि व्हाई डिड यू अग्री फॉर दिस, डिडंट यू फेल एज अ लीडर?
तो उन्होंने जवाब दिया, वी वर सो टायर्ड ऑफ द कम्युनल वायलेंस एट दैट टाइम दैट वी सेड कि दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। ये जवाहरलाल नेहरू का कोट अनकोट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर सब इतने महान लीडर्स थे तो जिन्ना ने जब युद्ध का ऐलान किया, युद्ध क्या कि हम तुमसे पाकिस्तान छीन के रहेंगे, इनने कहा हम पाकिस्तान नहीं छीनने देंगे, यही तो युद्ध था। इसमें हारा कौन? हम हारे। तो फिर वो लीडर इतने महान कैसे हैं जो हार गए इतने बड़े युद्ध को? 5000 साल की सभ्यता को जो टूट गया, उसको दंडित और खंडित कर दिया गया, वो तो हारे हुए लीडर हैं, वो फेल्ड लीडर हैं। कौन हारे हुए और फेल लीडर है? Both Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, they were great people. Mahatma Gandhi was a great person, but as a leader in that war वो हार गए। जवाहरलाल नेहरू इन दैट वॉर वो हार गए। बहुत बड़े कंट्रोवर्सी को इनवाइट इसमें कंट्रोवर्सी क्या? फादर ऑफ द नेशन जिन्हें कहा जाता है, अच्छा, हर फैसले को देश हित का माना जाता है। तो फादर हार नहीं सकते क्या? और जरूरी थोड़ी है कि उसी फादर की रिस्पेक्ट की जाए जो हर समय जीतता है। कई बार ये तो एक परिवार का रिश्ता आपने बता दिया है। तो कितने लोगों के पिताजी हैं बेचारे फेल हो जाते हैं बिजनेस में, किसी चीज़ में हार जाते हैं, कई होते हैं जिनको मार के चले जाते हैं कुछ गुंडे लोग। तो इसका मतलब क्या पिताजी की रिस्पेक्ट बंद कर दें? मेरे दिल में गांधी जी की रिस्पेक्ट कभी नहीं बंद होगी। लेकिन जब आप मुझसे एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली पूछेंगी तो गांधी जी और नेहरू जी और उस वक्त के जो लीडर्स अपने को इतना महान लीडर बोलते हैं वो हार गए। जिन्ना जीत गया उस कुरुक्षेत्र में, उस महाभारत में जिन्ना जीता, हम हारे। आप विवाद निकाल के ही तो निकाल विवाद कैसे? महाभारत में, पीछे से ऐसे महाभारत में पांडव जीते थे कि कौरव हारे थे? कौन जीता था बताइए? तब मैं क्या बोलूं? एक युद्ध है, उसमें जो हारेगा हारेगा। जनता के हाथों में छोड़ते हैं, उनकी आंखों पर छोड़ते हैं कि वो कैसे देखते हैं। लेकिन विवेक जी, आप यहाँ पर आए, आपको बहुत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। और मैं आपके लिए एक टी शर्ट लाया हूँ, उसके बाद दूंगा। अभी तो आप नहीं, अभी दूं? नेवर अगेन। अभी दूं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू, विवेक थैंक जी। यू। इसी के साथ विवेक रंजन अग्निहोत्री जी से इस बातचीत में इतना ही। लेकिन द बंगाल फाइल्स पर जनता कैसे रिएक्ट करती है, अल्टीमेटली एक फिल्म मेकर के लिए वही मायने रखता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।